अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम JNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस हफ्ते भी हम आपको चीन से जुड़ी सियासी, समाजी, साइंसी और मुआशी खबरों से आगाह करेंगे। नई सदी के दौरान चीन ने मुआशी तरक्की के लिए कई इस्लाहाती प्रोग्राम मुकम्मल किए, करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला। चीन के मुआशी मॉडल के हवाले से खसूसी रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग ने ज़लज़ले से मुतासरा शुमाली मगरबी इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। चीनी वज़ीर आज़म ने हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की है। चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग ने शुमाल मगरबी चीन में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिना ज़राए इस्तेमाल करने और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि वो सर्दियों के दिनों में महफूज तरीके से रहें। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की कायमा कमेटी के रुकन ली शियांग ने हफ्ते के रोज सूबा गांसो की जीशीशान काउंटी और हमसाया सूबा चिंगहाई की मिन्हे काउंटी के मुतअद्दिद देहात का दौरा किया। दौरे के दौरान वजीर आज़म ने ज़लज़ले से मुतासिर अफराद से बातचीत की और आबादकारी, इमदादी सामान की फराहमी और आरजी रिहाइश गाहों की तामीर से मुताल्लिक कामों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि मौजूदा इमदादी कामों की अव्वलीन तरजीह सर्दियों में मुतासिर अफराद को गर्म और महफूज रखना है। उन्होंने इमदादी कारकुनों पर जोर दिया कि वो बस्तियों में मुतासरीन को इमदादी सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और इस वक्त खेमों में रहने वालों के लिए जल्द अज जल्द आर्जी मकानात तामीर करें। वाज़ेह रहे कि इन इलाकों में पीर के रोज़ रात 11:59 पर 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 148 अफराद हलाक हुए। चाइना मीडिया ग्रुप ने पूरा साल हर शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक हज़ारों खबरें नशर की। चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की कामयाबियों के बारे में टॉप 10 हेडलाइंस क्या हैं, इन पे नजर डालते हैं। चाइना मीडिया ग्रुप ने इतवार के रोज 2023 में चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की कामयाबियों के बारे में टॉप 10 हेडलाइंस जारी की। 2023 में चीन का पहला ऑफशोर फ्लोटिंग पवन तवानाई का प्लेटफॉर्म कायम हुआ। रीढ़ की हड्डी में चिट-1 नामी खुलियात के एक ग्रुप की शिनाख्त जो इंसानी जिस्म के एजिंग मैकेनिज्म को जाहिर करते हैं। चीन की फास्ट टेलीस्कोप ने कम फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल लहरों की मौजूदगी के सबूत तलाश किए, जो मौजूदा तिबियात और फल्कियात के लिए एक अहम दरियाफ्त है। एक ऐसे जीन की दरियाफ्त जो नमकीन और अल्कलाइन भारी ज़मीन में अनाज की पैदावार को बढ़ा सकता है। चीन ने शुमाल मशरकी तारिम बेसन में अपने पहले 10,000 मीटर गहरे बोर होल की खुदाई के साथ ज़मीन की डीप एक्सप्लोरेशन का आगाज़ किया। लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के जरिए एक ही वक्त में रिकॉर्ड 41 सैटेलाइट्स की खला में लॉन्चिंग। जनूब मगरबी चीन में शमसी दूरबीन की तकमील, दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेसिस अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप। चीन ने ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर अपना पहला खलाई स्टेशन और खलाई तजर्बागाह थियानगोंग को ऑपरेशनल कर दिया। हवावे ने दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया जो 2 तरफा सैटेलाइट कॉल्स को सपोर्ट करता है। चीन ने अंदरूनी मंगोलिया में एक नायाब धात दरियाफ्त की है जिसे न्यू बोबाओटाइट कहा जाता है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए अहम है। चीन ने आइंदा बरस 650 बिलियन किलोग्राम अनाज उगाने का मंसूबा बना लिया। चीनी अहदाफ में बुनियादी खुराक, मकई और सोयाबीन की पैदावार को मुस्तहकम करना शामिल है। हुकूमत की जानिब से किसानों को ज़राई मशीनरी की खरीदारी और इस्तेमाल के लिए सब्सिडी दी जा रही है। वज़ारत ज़राअत और दही उमूर के मुताबिक चीन 2024 में अनाज की पैदावार की अपनी सालाना सतह को 650 बिलियन किलोग्राम से ज़्यादा पर बरकरार रखने का इरादा रखता है। किसानों को ज़राई मशीनरी की खरीदारी और इस्तेमाल में मदद के लिए सब्सिडी फराहम की जा रही है। अहदाफ में बुनियादी खुराक, मकई और सोयाबीन की पैदावार को मुस्तहकम करना,
रेपसीड की काश्त में तोसी के साथ साथ फी यूनिट रकबे में पैदावार में इजाफा करना भी शामिल है। प्लांटिंग डेंसिटी और बुआई के मेयार को बढ़ाने के मंसूबों के साथ साथ वजारत ज़राई मशीनरी की खरीदारी के लिए सब्सिडी की रकम में भी इजाफा करेगी और आला कारकर्दगी वाले सीडर्स को लीज पर दस्तयाब करके इनके इस्तेमाल को फ़रोग़ देगी। वजारत ड्रिप आपाशी के निज़ाम के इस्तेमाल को फ़रोग़ देगी जो फर्टिलाइजेशन और आपाशी के निज़ाम का मुरक्कब है और ये फसलों को पानी और ग़िज़ाई न्यूट्रिशन की फराहमी को यकजा करता है। 2024 को सामने रखते हुए मुल्क भर की दही काउंटियाँ पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फसल उगाने को फ़रोग़ देने की स्कीम में शामिल होंगी। वजारत सोयाबीन की पैदावार और काश्त के रकबे को बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन शुरू करेगी। चीन ने दरियाई यांगज़ी के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड लाइन मनसूबा तैयार कर लिया। मनसूबे का मकसद दरिया के साथ अहम माहौलियाती इलाकों की निशानदही करना है। रेड लाइन मनसूबा तकरीबन 5,20,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला है। चीन की वजारत कुदरती वसाइल ने इतवार के रोज़ CCTV को बताया कि चीन ने दरियाई यांगसी के किनारे 11 सूबों और म्यूनसिपैलिटीज़ में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड लाइन तैयार करने का काम मुकम्मल कर लिया है। 2019 में शुरू किए गए इस मंसूबे का मकसद मुल्क के सबसे तवील दरिया के साथ अहम माहौलियाती इलाकों की निशानदही करना और इन इलाकों में सख्त तहफ़्फ़ुज़ को नाफिज करना है। तकरीबन 5,20,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके जो अहम माहौलियाती अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं, इंसानी असरात के लिए हसास या कमज़ोर माहौलियाती निज़ाम के साथ रेड लाइन के अंदर हदबंदी में शामिल किए गए हैं, जिनमें से 4,90,000 मुरब्बा किलोमीटर सतही इलाके पर और 30 मुरब्बा किलोमीटर समंदर में हैं। पहाड़ी इलाके जैसे दरियाई यांगसी के बालाई इलाकों में तेंगोला हैंगडुआन पहाड़, दरमियानी इलाके में डेबी माउंटेन और होंगशान माउंटेन और इसके साथ साथ डोंगटेंग और पोयांग जैसी अहम झीलों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीह दी जा रही है। यांगसी रिवर इकनॉमिक बेल्ट के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की लाइन में इसके कुल रकबे का 65% सिचुआन, यूनान और गोइशू सूबों और चोंगचिंग बल्दिया जैसे बालाई इलाकों में है और 35% दरमियाने और निचले इलाकों में है। चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट इंडस्ट्री दिन रात तरक्की कर रही है। इंसानुमा रोबोट्स की तरक्की में मुख्तलिफ तकनीकी शोबे शामिल हैं। चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट का हुजम 20 अरब युआन तक पहुंचने की तवक्को है। मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करने के बावजूद चीन की बढ़ती हुई ह्यूमनॉइड रोबोट सनत ने नुमायां पेशरफ्त की है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होने, साजगार पॉलिसियों और मुस्तहकम सनती चेन्स की वजह से ये बेपनाह सलाहियत रखती है। इंसान नुमा रोबोट्स की तरक्की में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और कंट्रोल जैसे मुख्तलिफ तकनीकी शोबे शामिल हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ की हम आहंगी और इंज़माम एक बड़ा चैलेंज है। हालिया बरसों में चीन ने 14वें 5 साला मंसूबे की मुद्दत 2021 से 25 में नई नस्ल के मसनूई जहानत की तरक्की के मंसूबे और रोबोटिक सनत की तरक्की के लिए नई पॉलिसियाँ जारी की हैं, जिससे इस सनत के मुख्तलिफ पहलुओं पर अमल दरामद में तेज़ी आई है। चीन में ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, मशीन विजन और मोशन कंट्रोल जैसे शोबों में जिद्दत तराजी, तहकीक और तरक्की में नुमायां पेशरफ्त हुई है। आला सतह के डिज़ाइन, बुनियादी टेक्नोलॉजी में तहकीक और तरक्की से लेकर अमली एप्लीकेशंस तक सनती चेन ज़्यादा मुकम्मल हो रही है। चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट का पैमाना इस साल 20 अरब युआन यानी तकरीबन 2.4 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है। सनती अंदाजों के मुताबिक 2030 तक आलमी ह्यूमनॉइड रोबोट्स मार्केट का पैमाना 1.9 ट्रिलियन युआन तक पहुंच जाएगा, जिसमें चीन की मार्केट इस आदादो शुमार में 376.2 बिलियन युआन का हिस्सा फराहम करेगी। चीनी साख्ता क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी ने पहले आजमाइशी सफ़र का आगाज़ कर दिया। 1 जनवरी को क्रूज शिप ने अपने पहले तिजारती सफ़र पर रवाना होना है। क्रूज शिप में 2125 लग्जरी कमरे और स्वीट्स हैं। इसमें 5000 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश भी है। चीन के पहले मकामी तौर पर तैयार करदा बड़े क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी ने इतवार के रोज़ शंघाई से अपने पहले आजमाइशी सफ़र का आगाज़ किया। ट्रायल रन जो पीर को ख़त्म होगा, इसका मकसद इस क्रूज शिप की ऑपरेशनल सलाहियत को जांचना है।
1 जनवरी 2024 को तयशुदा इसके पहले तिजारती सफर से पहले एक और आजमाइशी ऑपरेशन होगा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में सारिफीन को बेहतर सर्विसेज फराहम की जाएं। एडोरा मैजिक सिटी अपने मॉडर्न डिज़ाइन, बेहतरीन तफरीही सहूलियात और खिदमात के आला मयार की वजह से वसी पैमाने पर तवज्जो हासिल कर रहा है। क्रूज शिप में 2125 लग्जरी कमरे और स्वीट्स हैं और फुल कैपेसिटी में इसमें 5246 मेहमानों की गुंजाइश मौजूद है। आजमाइशी ऑपरेशन के आगाज के साथ ही एडोरा मैजिक सिटी चीन की क्रूज इंडस्ट्री के लिए एक रोशन मिसाल बनने के लिए तैयार है। वकाम लेजिंग को दुनिया का सबसे बड़ा पल्प जहाज फराहम कर दिया गया। ग्रीन सेंटोस बहरी जहाज की लंबाई 225 मीटर, चौड़ाई 32.3 मीटर, गहराई 21 मीटर है। लकड़ी के पल्प, तेज रफ्तार ट्रेन, भारी मशीनरी इस पे ले जाई जा सकती है। चीन के शुमाल मशरकी सूबे लियाओनिंग के दालियान सिटी में बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी लिमिटेड को दुनिया का सबसे बड़ा कसीरुल मकासद पल्प जहाज जुमे के रोज फराहम किया गया। ग्रीन सेंटोस नामी ये बहरी जहाज, जिसकी लंबाई 225 मीटर, चौड़ाई 32.3 मीटर और गहराई 21 मीटर है, 77,000 टन वजन के साथ 15 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से सफर कर सकता है। लकड़ी के पल्प को ले जाने के अलावा ये हाई स्पीड ट्रेनों, विंड पावर के सामान, नई एनर्जी गाड़ियों, भारी मशीनरी और दीगर सामान की नकलो हमल के लिए भी इंतहाई मौजू है। तवक्को है कि ये जहाज अपने पहले सफर में नई तवानाई की गाड़ियों और बरामद के लिए दीगर सामान की नकलो हमल करेगा। जहाज बनाने वाली कंपनी इससे कबल 62,000 DWT और 68,000 DWT कसीरुल मकासद पल्प जहाज फराहम कर चुकी है। सुबह गांसू में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ज़राए मवासिलात की बहाली, शहरों की आबादकारी की जा रही है। ज़लज़ले से गांसू और चिंगाई में 148 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। सुबह गांसो में पीर को आने वाले 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद पानी, बिजली और मवासलात समेत बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के साथ रिहायशियों की जिंदगियों को मामूल पर लाने का काम मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। इस ज़लज़ले की वजह से गांसू और पड़ोसी सूबे चिंगहाई में कम अज कम 148 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। जीशीशान काउंटी में ज़लज़ले के मरकज में वाक़े तमाम 5 तबाहशुदा वाटर प्लांट्स को बहाल कर दिया गया है। घरों की तामीर नौ का काम भी मरहलावार शुरू कर दिया गया है। मकामी हुकाम पहले से तैयार शुदा मकानात के जरिए 12,000 नए घरों पर मुश्तमिल बस्तियां बनाने का इरादा रखते हैं, जिसमें से 7,579 घरों को पहले ही फिक्स किया जा चुका है। इसी तरह जीशीशान काउंटी के 12 टाउनशिप्स में कुल 152 टेंट स्कूल्स कायम किए गए हैं। सूबा चिंगहाई के हाईडोंग शहर की मुतासिरा काउंटीज में भी पहले से तैयार शुदा मकानात फिक्स किए जा रहे हैं। मकामी हुकाम का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में तमाम 2,220 तैयार शुदा मकानात की तामीर पीर से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। शदीद बर्फबारी के बाद चीन में बर्फानी खेलों की मकबूलियत बढ़ रही है। नए साल के दौरान चीन की बर्फानी खेलों के सियाहों की तादाद 500 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। चीन के कई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से बर्फानी खेल दोबारा मकबूल हो रहे हैं। जनूबी चीन में इंडोर स्की स्लाइड्स शायकीन में ज़्यादा मकबूल हो रही हैं और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से से कोचेस भी इस तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। ऐसे ही एक कोच 28 साला लियू जी युआन हैं, जिनका ताल्लुक शुमाल मशरकी चीन के शहर हार्बन से है। उनका कहना है कि स्कीइंग के बारे में लोगों का जोश देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लिहाजा वो लोगों को सिखाने के लिए शिंघाई के पड़ोसी शहर ताइकांग में आ गए हैं। यहाँ बर्फबारी मामूल की बात नहीं है। ताइकांग की इंडोर स्की स्लाइड गुज़िश्ता माह खोली गई थी और ये दरियाई यांगसी डेल्टा के इलाके में सबसे बड़ी इंडोर स्की स्लाइड है। इस रिजॉर्ट में 100 से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक शुमाल मशरकी चीन से है। इस साल जनवरी में चाइना टूरिज्म एकेडमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि 2024 तक चीन में बर्फ के खेलों के सयाहों की तादाद 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी। सुबह है लोंगजियांग का दारुल हुकूमत हार्बन बर्फानी सेहत के लिए मशहूर है।
हॉर्बन 2025 के एशियाई सरमाई खेलों का मेज़बान शहर होगा। सियाह पहली मरतबा नौ तमीर शुदा हॉर्बन आइसलैंड स्नो कल्चर म्यूजियम देखेंगे। शुमाल मशरकी चीन के सूबे हिलोंगजियांग के सूबाई दारुल हुकूमत हार्पन में होने वाले नए तरक्याती कामों ने मकामी शहरियों और आने वाले सयाहों के लिए दस्तयाब सहूलियात को बहुत बेहतर बना दिया है। ये शहर बर्फ़ से जुड़ी सयाहत की वजह से बहुत मशहूर है। हर साल ये सयाहों की पसंदीदा मंजिल होता है। इस साल आने वाले सयाह पहली मरतबा नौ तामीर शुदा हार्पन आइस एंड स्नो कल्चर म्यूजियम देखेंगे। चूँकि हार्पन 2025 के एशियाई सरमाई खेलों का मेज़बान शहर होगा, लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में नए खूबसूरत इजाफे किए जा रहे हैं। मकामी रिहायशी नए फलाही मंसूबों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि सहूलियात की बेहतरी ने इनकी ज़िंदगियों को मज़ीद आसान बना दिया है। एक साल के काम के बाद रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने फलाही मंसूबों से वाज़े तौर पर फ़ायदा उठाया है। शहर में कायम होने वाले नए पार्क के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ वर्जिश कर सकते हैं। ये शहर में एक अच्छा तफरीही इजाफा है। सुबह यूनान में कॉफ़ी की फलियों की चुनाई का मौसम अरूज पे है। जोंगचिंग और ई खुद इख्तियार काउंटी चाइनीज़ कॉफ़ी कैपिटल कहलाते हैं। मखसूस कॉफ़ी की फलियों की कीमत 1200 युआन फी किलोग्राम तक जा सकती है। जनूब मगरबी चीन के सूबा यूनान में कॉफ़ी की फलियों की चुनाई का मौसम अपने उरूज पर है। मकामी काश्तकार बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही है। यूनान के शहर पोयर में जियांगचिंग हानी खुद इख्तियार काउंटी के इलाके चीन में कॉफ़ी कैपिटल कहलाते हैं। यहाँ की साजगार आबो हवा कॉफ़ी की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। कॉफ़ी तैयार करने वाली एक मकामी कंपनी ने 40 हेक्टेयर रकबे पर कॉफ़ी के दरख्त लगाए हैं और यहाँ कॉफ़ी की फलियों की पैदावार तकरीबन 460 टन तक पहुँचने की उम्मीद है। मौजूदा मार्केट प्राइस के मुताबिक इन बागात से कंपनी को फलियों की मद में तकरीबन 1.8 मिलियन युआन की आमदन मुतवक्के है। जब इन फलियों से कॉफ़ी बीन्स बनाए जाएंगे तो ये कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। यूनान के एक और इलाके बाओशान में तैयार होने वाली कॉफ़ी की फलियों की कीमत प्योर शहर की फलियों से 2 गुना ज़्यादा है। यहाँ उगाई जाने वाली एक और मखसूस कॉफ़ी की फलियों की कीमत तो 1200 युआन फी किलोग्राम तक हो सकती है। सिंगयांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में मुकीम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले किर्गिज़ लोग अपनी महारतें नई नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं। इन महारतों में कदीम रवायती नज़मों की गायकी, कशीदाकारी जैसे फ़नून शामिल हैं। शुमाल मगरबी चीन के सिंगयांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के जनूबी हिस्से में रहने वाली किर्गिज़ नस्ली अक़लियत अपने सकाफती वर्से को महफूज रखने के लिए अपनी महारतों को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल कर रही है। इन महारतों में कदीम रिवायती नज़मों को गाने से लेकर कशीदाकारी तक के फ़नून शामिल हैं। योमिताली यतीको एक बासलाहियत गुलकारा हैं जिन्होंने रिवायती किर्गिज़ मौसीकी में बहुत नाम कमाया है। उनसे मुतासिर होकर उनका 15 साला बेटा मिनासची इस रिवायती फ़न को आगे बढ़ा रहा है। इस ख़ानदान को फ़ख्र है कि वो अपने हीरोज़ के बारे में नज़में पेश करते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ़न को सीखें। ये नज़में शुरू में सीना बसीना मुंतकिल हुईं, लेकिन माहिरीन की सालों की मेहनत के बाद अब इन नज़मों के 2,30,000 मिसरे तहरीर किए जा चुके हैं और इनकी 8 जिल्दें शाया हो चुकी हैं। इसी तरह एक मकामी वोकेशनल कॉलेज रिवायती आर्ट और दस्तकारियों को महफूज बनाने के लिए मकामी हुनरमंदों की तरबियत कर रहा है। इसमें रिवायती असातिज़ा की मदद ली जा रही है ताकि ये फ़न नई नस्ल तक मुंतकिल किए जा सकें। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की जानिब से चीनी शहरियों के लिए कौंसलर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन सर्विस का इजरा किया गया है। इस हवाले से सफारत खाने की जानिब से तारफी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें चीनी शहरियों को नए क़वानीन बारे मुकम्मल आगाही दी गई। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने हाल ही में अवामी जमहूरिया चीन के रेगुलेशन ऑन कौंसलर प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस के बारे में इस्लामाबाद में मुकीम चीनी कम्युनिटी के लिए तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया। इस मौके पर चीनी सिफारत खाने के मुतल्लिका अफसरान, चीनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों, पाकिस्तान में ज़ेर तालीम चीनी तलबा,
और चीनी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इन कवानीन के बारे में तबादला ख्याल किया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 8वें CPEC मीडिया फोरम का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में मीडिया का अहम किरदार है। CPEC के हवाले से मगरबी और भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। हक़ाइक़ की दुनिया भारतीय और मगरबी मीडिया की खबरों से मुख्तलिफ है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और चाइना इकनॉमिक की जानिब से पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने के ताउन से 8वें मीडिया फोरम का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में। मेहमान खुसूसी से इफ्तिताही सेशन के वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपने अपनी तकरीर में भी CPEC के मंसूबे के हवाले से बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू की। इसके समरात के हवाले से मकामी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जैसे नरिशमेंट हुई है, जैसे उनमें फलाह का तासुर गया है, उसके हवाले से आपने डिटेल में बात की। मीडिया के किरदार को दोनों ममालिक की जो डेवलपमेंट है उसमें आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जो ज़राए इब्लाग का जो किरदार है वो बहुत अहम है। आज के दौर में जहाँ पर मालूमात, ख़बरों और तज्ज़ियों के नाम पर बहुत सारी झूठी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेची जाती है, आज के एक तकसीम शुदा आलमी मंजरनामे में, उसमें इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अहम है कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। आपने देखा होगा कि पिछले एक अरसे से, जब से CPEC जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आपने देखा है कि ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया में और भारतीय मीडिया में इसके हवाले से बहुत सारी झूठी और मन घड़त और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं कि जी CPEC जो है वो पाकिस्तान को मकरूज़ करने का एक बहाना है और इससे कोई तरक्की नहीं हो रही, जबकि जो हक़ाइक़ हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर ये जो CPEC मीडिया फोरम है ये एक अहम प्लेटफार्म है जिसमें चीन और पाकिस्तान के सहाफ़ी और मीडिया के इदारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं और न सिर्फ मालूमात और ख़बरों का तबादला करते हैं, बल्कि ये जो मन घड़त प्रोपेगेंडा का जो तूफ़ान बदतमीज़ी है उसका मुकाबला करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम डेवलपमेंट है और इसे न सिर्फ जारी रहना चाहिए बल्कि इसके अंदर तोसी आनी चाहिए। CPEC की गुज़िश्ता दिहाई और आइंदा दिहाई के लिए जो मौक़े हैं और सबक जो सीखे गए हैं गुज़िश्ता दिहाई से, उसके हवाले से है क्या मीडिया के एक एक्सपर्ट की हैसियत से, एक वज़ीर की हैसियत से क्या समझते हैं, क्या की स्टेप्स फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत होगी हमें? देखें, जैसा कि CPEC अभी तक जो कुछ हासिल किया है उसमें आपने देखा है कि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचे के मंसूबे हैं, तवानाई के मंसूबे हैं, ये ज़्यादातर रहे हैं। लेकिन अब आगे जाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत के अंदर जो है वो वैल्यू एडिशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ख़ास तौर पर वो लेबर इंटेंसिव सनतें जो कि चीन से बाहर जा रही हैं, वो और मुल्कों में जाने के बजाय पाकिस्तान के अंदर आएँ, उस तरफ तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको चीन की मईशत के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ज़राअत, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज़म, फूड इंडस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर चाइना मीडिया ग्रुप सर। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वफ़द ने सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। यूनिवर्सिटी से मुल्हिक 8 हस्पतालों से 13,000 से ज़ायद बेड्स हैं।
इन अस्पतालों में सालाना 10 मिलियन से ज्यादा मरीजों का इलाज होता है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक्स के एक वफ्द ने सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद तदरीसी सहूलियात, आला मयार की तदरीस, तलबा ख़ासतौर पर गैर मुल्की तलबा के हालात ज़िंदगी का मुशाहिदा किया। इस वक्त यूनिवर्सिटी में कुल 28,000 तलबा हैं, जिनमें पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 500 बैनुल-अक़वामी तलबा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी तलबा के लिए सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीम पाकिस्तानी मेडिकल लाइसेंसिंग के इम्तिहान से मशरूत है और यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने वाले बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों में पाकिस्तानी डॉक्टरों के पेशा वराना इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 90% से तजावुज़ कर गई है। चीन में तालीम के तजर्बे के हवाले से सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम PhD के एक स्टूडेंट डॉक्टर नजीब कहते हैं, स्टूडेंट वाइज अगर आप देखें ना, अगर आप स्टडी करते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्टडी का जो माहौल है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो वो हर एक पे डिपेंड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो, क्योंकि हमने यहाँ से जब हम जाते हैं MBBS के बाद तो हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है PMBC का। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो तकरीबन 90% प्लस है। अच्छा, सारे बच्चे पास करते हैं, सब पास होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की तामीर का आगाज़ 1954 में हुआ और आज 8 अस्पताल इससे मुंसलिक हैं। गुज़श्ता 70 सालों में तकरीबन 1.5 लाख तलबा यहाँ से पढ़कर तिब्बी मैदान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 13,000 बिस्तरों की सहूलियात लिए 8 मुल्हिका अस्पतालों में हर साल तकरीबन 10 मिलियन मरीजों के मुआयने, सख्त बीमारी में दाखिले और सर्जरी की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। इंटरनेट प्लस स्मार्ट हेल्थ केयर पर मुश्तमिल एक इंटेलिजेंट बिग डेटा हेल्थ प्लेटफॉर्म रोज़ाना की तदरीस और तिब्बी मश्क में इस्तेमाल किया जाता है। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फ़ाल तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज़म है। यूनिवर्सिटी बरतानिया, रूस, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक की जामियात और तिब्बी इदारों के साथ अपने ताल्लुकात और ताउन कायम किए हुए बैनुल-अक़वामी तलबा को भी कसीर तादाद में राग़िब करती है। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्टी कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ली जियांग फिंग ने गुफ्तगू करते हुए कहा, यूनिवर्सिटी में तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा हुकूमत की जानिब से मुहैया की जाने वाली स्कॉलरशिप्स भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा तलबा यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस साल यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स के लिए 1 मिलियन युआन मुख्तस किए हैं। यहाँ बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए आरामदेह रिहाइश और बेहतरीन तदरीसी माहौल फराहम किया जाता है। हमारी कैंटीन में पाकिस्तानी तर्ज के खाने का खुसूसी इंतज़ाम है। पाकिस्तान चीन का सबसे काबिल एतमाद और चारों मौसमा का दोस्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी तलबा यहाँ पर खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे और आला तालीम हासिल करेंगे। चीन में अपने तालीमी सफ़र और ज़िंदगी के बारे में पाकिस्तानी तालिब इल्म डॉक्टर वाजिदुल्लाह ने कहा, आजकल पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है ना, इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30 से 40 तक मास्टर PhD के बच्चे हैं। बाकी MBBS के बच्चे भी 50-60 से ज़्यादा है। और इस साल मतलब कि काफ़ी बच्चे आएंगे पाकिस्तान से ऑलमोस्ट। और ये कह गए कि फर्स्ट डे 2 क्लासेस स्टार्ट कर गए, तो उसका मतलब है कि तकरीबन एक क्लास में 80 बंदे होंगे, तो 160 तक बंदे आएंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बाकी नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री से भी काफ़ी स्टूडेंट है। इधर आई थिंक ऑलमोस्ट 21 कंट्री के बच्चे पढ़ गए, 21 कंट्रीज के बच्चे हैं इधर। इंप्रेसिव है ना। तो आप एक जो गैर मुल्की के तौर पर यहाँ सिंजांग में जो ज़िंदगी रहने के लिए तो सबसे अच्छी बात क्या है? इधर हमें मुकम्मल फ्रीडम है। मतलब है कि ऐसा कोई नहीं है कि मतलब है कि मुसलमान है तो साथ नमाज के लिए भी जाते हैं, मस्जिद जुम्मा के लिए वो भी मस्जिद में पढ़ते हैं। बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी खुराक भी हलाल मिलती है हमें। मतलब है कि कमरे में भी 2 बंदे हैं, तो सब कुछ फैसिलिटीज़ हमें मौजूद है। चाइना मीडिया ग्रुप ने पाकिस्तानियों से 2023 के तजुर्बात बारे दरियाफ्त किया। किसी के लिए जाता बर्स अच्छा रहा तो किसी के लिए अच्छा नहीं रहा। साल 2024 के लिए पाकिस्तानियों के बड़े बड़े ख्वाब और अज़ाइम क्या हैं, खुद देख लें। साल 2023 में भी दीगर बरसों की तरह ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने इंसानों की ज़ाती, समाजी, मुआशी और मजमूई जिंदगी पर असरात मुरत्तब किए।
हमें हर साल के इख्तिताम पर गुज़िश्ता 12 महीनों में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में तफसीली रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं। चाइना मीडिया ग्रुप ने 2023 के दौरान अवाम से उनकी शख्सियत में आने वाली तब्दीलियों और आइंदा साल से वो जाती हैसियत में क्या उम्मीदें रखते हैं, ये जानने की कोशिश की है। बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ यही होगा 2023 जो था। मेरे लिए साल 2023 बिल्कुल नहीं अच्छा था। बहुत अच्छा था। इट वाज आई गेस मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल। I had a lot of fun. साल 2023 काफ़ी अच्छा था। मेरे लिए साल 2023 काफ़ी अच्छा था। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और काफ़ी चीज़ें मैंने खोई भी। साल 2023 भी वैसे बाकी सालों की तरह था जो गुजरे हैं। 2022 से 2023 का अगर मुकाबला करूं तो बेहतर है। 2023 का हम अगर ले लेंगे तो कुछ लिहाज से बेहतर भी था, लेकिन ओवरऑल अच्छा नहीं था। 2023 तो बेटा मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था। 2023 के जनरल राउंड अप के बाद हमने उन आदत के बारे में भी जानने की कोशिश की जो इन लोगों ने छोड़ी या अपनाई हों। मैंने 2023 से क्या अपनाया कि जो सब्र होती है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 2023 में जो मैंने अपनी सबसे अच्छी आदत अपनाई है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने खुद को छोड़ के मैंने ना दूसरों के मसलों को भी सामने रखा कि हाँ लोगों के मसले भी एग्जिस्ट करते हैं। बुक पढ़ना मैंने जो है 2023 में प्रॉपर इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। दोस्त बनाने चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते, अपनी राय बताते हैं तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है लोगों को जानना। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। The best thing that happened to me last year was that as I said, I understood myself और मैंने 10 kg वज़न लूज़ किया। बस ये कि इंसानियत की सेवा की है, इंसानों की खिदमत की है। अपने कारोबार पे तवज्जो नहीं दी, तो अब उसको दूर करके इंशाल्लाह 2024 में मैं जाना चाहूँगा कि एक एफर्ट के तौर पे। साल 2023 के मजमूई असरात और आदात के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि इन लोगों के आइंदा साल यानी 2024 में क्या करने के मंसूबे हैं। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैंने सोचा हुआ है 2024 के लिए वो है मेरी सेहत। मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को इस तरह रेस करूँ जैसे कि वो डिजर्व करते हैं। अगला साल 2024 का खिलवत में गुजारना है और सीएसएस की तैयारी करनी है। सबसे पहले सेहत आती है, मेरा करियर आता है। अगर मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनूंगी तो मैं शादी के लिए ही किसी के लिए एक पार्टनरशिप की तरह एक रिलेशनशिप में जा सकूंगी। ओनली करियर 6 साल तक आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड शादी पे बिल्कुल भी। आई एम जस्ट 19 लाइक कम ऑन। अभी तो मुझे एतजाज हसन को रिप्लेस करना है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और मैं फ्री लोगों को अल्लाह वास्ते जो है ना वो करता हूँ, इलाज करता हूँ। तो मेरी ये तवज्जो ख़ास तौर पर इस पर है और मैं एक स्कूल भी खोलने वाला हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि एजुकेशन में भी अगर इंशाल्लाह कोई मैं खिदमत कर सकूँ तो। बिजनेस के ऊपर वो ज़रूरी है। फाइनेंशियली आपको माशी हालात को बेहतर करने के लिए बिजनेस अगर स्टेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, माई फैमिली, देन माई करियर। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़फ़रुद्दीन महमूद 1974 से चीन में मुकीम हैं। ज़फ़रुद्दीन महमूद नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए सीपैक के ओहदे पर फाइज रहे। पाकिस्तानी सफारत खाना बीजिंग में कमर्शियल कौंसलर तैनात रहे। ज़फ़रुद्दीन ने अपनी आंखों से तरक्की करते चीन का मुशाहिदा किया है। उनके तासुरात जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ चीन की मुआशी तरक्की नहीं है बल्कि इसमें चीन की मुआशरती तरक्की भी शामिल है। चीनी अवाम की ज़िंदगी में जो इनकलाब आया है वो नाकाबिल यकीन है। उस वक्त की चीनी अवाम को मुख्तलिफ़ जगहों में चीन के सेहत की बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं थी। तालीम का निज़ाम भी बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरा ये ख़्याल है कि मुआशी इस्लाहात के साथ साथ जो चीन की मुआशरती इस्लाहात हैं और जो उसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं उनका ज़िक्र भी बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मसलन चीनी अवाम की जो औसत ज़िंदगी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, वो उस ज़माने के 60 साल से अब 80 साल हो गई है। हाँ। तो ये 20 साल ज़िंदगी में इजाफ़ा कोई मामूली इजाफ़ा नहीं है। और इसके पीछे क्या कुछ चीज़ें हैं। एक मरबूत निज़ाम सेहत जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, तालीमी इस्लाहात जो पूरे मुल्क में हुई और जिसकी वजह से लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा हुई कि अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये एक बुनियादी
तब्दीली मेरे हिसाब से माशरती लिहाज से हुई है। और दूसरा जो मैंने मुशाहिदा ये किया कि चीनी हुकूमत ने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह अपने अवाम को ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए रहनुमाई की, वो दुनिया के किसी एक मुल्क में भी मुयस्सर नहीं है। और मैंने जो मुशाहिदा यहाँ पे किया ग्वांगचो में, चूँकि मैं था, कि ये जो पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेस शुरू हुई, लोग फुटपाथ के ऊपर में बैठ के चंद प्याज रखा हुआ है, चंद अंडे रखे हुए, यहाँ से बेचना शुरू किया। और फिर टेलीविज़न के ऊपर ये प्रोग्राम आते थे कि इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में मुआशी इनकलाब कैसे ला सकते हैं। मुझे याद है उस वक्त चाइनीज़ टेलीविज़न पे एक खातून की कहानी बड़ी मशहूर हुई, जो पहली खातून थी जिसने ख़ुद मेहनत करके कमाई करके 10,000 युआन बैंक में जमा किया, 1 युआन को, उस ज़माने में बहुत, और उसको एक रोल मॉडल बनाया गया था कि चाइना की प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो ये सफ़र जो 1979 और 80 और 81 में शुरू हुआ और आज हम 2023 में बैठे हैं, और आम चीनियों को देखें, उनके जो रहन सहन के अंदाज़ हैं, आप उसमें कपड़े पहनने के देख लीजिए, अपना बनाओ सवार, ख़वातीन के लिहाज से आप कह लीजिए, रिहाइश की सहूलियात जो हैं, इसमें एक इनक़लाबी तब्दीली आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जब चीन की मुआशी इस्लाहात का बंदा ज़िक्र करे तो उसमें सिर्फ़ खाली आप मुआशी तरक्की के नंबर्स ना बताएं कि GDP इतना बढ़ गया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतने हो गए वग़ैरह वग़ैरह, बल्कि जो चीन के अवाम की ज़िंदगी में बुनियादी माशरती तब्दीलियाँ आई हैं, वो भी इसका एक बहुत बुनियादी जुज़ और हिस्सा है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीन के शहर शेंजन ने गुज़िश्ता 45 वर्ष में बेमिसाल तरक्की की है। शेंजन शहर की बुनियाद 1960 में रखी गई थी। शेंजन चीन का नंबर 1 सनती शहर बन चुका है। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में चीन के इस बेमिसाल शहर की सैर करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सबा। अभी मैं शेंजन में मौजूद हूँ और पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही हूँ। आज मैं एक रोलर स्केटिंग करने वाली लड़की हूँ और शेंजन के सबसे मशहूर मरकजी रास्ते पर इस शहर की जोश और रफ्तार का तजुर्बा करने के लिए मेरे साथ आए। शेन्नान एवेन्यू मशरिक से मगरिब तक चलता है। लुहु, फुटियान और नानशान के 3 डिस्ट्रिक्ट को ऊपर करता है। यह न सिर्फ खुशगवार मनाजिर की हामिल है, बल्कि शेंजन की तरक्की की गवाह भी है। आइए हम शुरू करें। 1960 की दहाई के बाद तैयार होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सिपाहियों का एक ग्रुप जनूब की तरफ चला गया और उन्हें शेंजन बनाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने नशीबी इलाकों को भरने के लिए पहाड़ों को मंजूर किया, सड़कें और इमारतें बनाए, फिर इस शानदार तामीराती जगह को कायम किया। मैं लुहु स्ट्रीट में शेंजन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की इमारत के सामने खड़ी हूँ। तकरीबन 40 साल पहले यहाँ 3 दिन के अंदर एक मंजिल की तामीर शेंजन रफ्तार पैदा की गई थी। उस वक्त चीन की बड़ी तरीन इमारत की तारीख में सिर्फ 37 माह लगे और जिससे दुनिया को चौंका दिया। और उस वक्त ये कैसे बनाया गया? बचाने के लिए तामीराती सनत में जदीद तरीन स्लाइडिंग मेम्बरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन यह तजुर्बा 3 बार नाकाम रहा। ज़बरदस्त दबावों का सामना करते हुए 4 रेड हेड्स के नाम से कहा जाता रहनुमाओं ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और नाकामी की वजह जानने के लिए 3 रात काम किया।
वो ही कंक्रीट डालने की रफ्तार काफ़ी नहीं थी। दरामदशुदा सामान खरीदना ज़रूरी था, लेकिन वो मंजूरी का इंतज़ार करने का मुतहम्मिल नहीं था। इसलिए सरबराह ने सियासी और मुआशी खतरा का मोड़ लेते हुए सामान खरीदने के लिए अपने एहतियात से तजावीज़ करके रकम उधार लिया। आखिरकार चौथा तजर्बा कामयाब हुआ। माजी की पुरानी इमारत का रिकॉर्ड बार तोड़ा गया है और शनचन की तरक्की का रफ्तार कभी नहीं रुकेगी और नई बुलंदियों को चैलेंज करते रहेगी। ये शनचन की अपने वसाइल से की जाने वाली पेशरफ का जज्बा है। तो आइए हम आगे बढ़े रहें। 1970 की दहाई के बाद पैदा होने वाले बहुत से किसानों ने सुना है कि जनूब में शनचन शहर पैसा कमाने के लिए एक अच्छी जगह है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों में दाखिल हो गए और असेंबली लाइन पर मजदूर बन गए। अब मैं हुआचांग पे आई हूँ। ये जिनमें नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्ट्रीट है और दुनिया फैशनेबल टेक्नोलॉजी मंदिर भी है। तो 30 साल पहले यहाँ एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फैक्ट्री एरिया था और जिसने मेक इन शनचन तजारती मुआवजा पैदा किया, जिससे शनचन की मुआयशत जल्दी से इजाफा हुआ और सरमायाकारी भी जल्दी से जमा हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ की मसनूआत कितनी बानामार है। तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और लवाज़मात यहाँ जमा हैं, जिनमें हेडफोन और बैटरियों से लेकर मोबाइल फोन और कंप्यूटर तक शामिल हैं। यहाँ न सिर्फ दुनिया भर से ताजर थोक के लिए आते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के बहुत से शौकीन भी खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं। इससे ज़्यादा काबिल जिक्र बात यह है कि हुआचांग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 50 से ज़्यादा अरबपति और लातादार करोड़पति पैदा हुए हैं, जिनमें टेंसेंट और हुआवे जैसी मारूफ टेक्नो प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। आज ये जगह न सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मसनूआत का मरकज़ है, बल्कि एक 3D सड़क का तफरीही मकाम भी है। आज के लोग उस वक़्त के कारोबारियों की खुद इंसानी और जरूरतमंदाना जज्बे का तजुर्बा करने यहाँ आते हैं। तो हम भी बहादुरी से आगे बढ़े रहेंगे। 1980 और 1990 की दहाइयों के बाद पैदा होने वाले नौजवान सब भी जानते हैं कि शनचन एक जामा और खुला शहर है। वो यहाँ आते ही शनचन वाले लोग बन जाते हैं। वहाँ बहुत सी मारूफ बड़ी कंपनियाँ हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं नानसान डिस्ट्रिक्ट में यूहाई स्ट्रीट के करीबी इलाके में मौजूद हूँ। ये सिर्फ 14 मरबा किलोमीटर है और गाड़ी चलाने से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ताहम यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा हाईटेक कंपनियाँ हैं जो हर साल तकरीबन 200 मिलियन yuan GDP पैदा करती है और दुनिया को शनचन की तहरीक से फतह करती है। तो आपको यहाँ कौन सी कंपनियाँ जानते हैं? नानसान डिस्ट्रिक्ट में वाक़ यूहाई स्ट्रीट को चीन की सिलिकॉन वैली कहा जा सकता है। यहाँ से उभरने वाली मशहूर कंपनियाँ चीन की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बनी हैं। हुआवे ने मोबाइल फोन क्लिप टेक्नोलॉजी में कामयाबियाँ हासिल की हैं। टेंसेंट ने सबके लिए ऑनलाइन जिंदगी पैदा की है और DJI ने स्मार्ट मशीनरी और आलात तहरीक किए हैं। नानसान डिस्ट्रिक्ट एंटरप्राइजेस पर मुकम्मल एतमाद करता है। उन्हें R&D एंड एतराक के मौके फराहम करता है और कॉर्पोरेट दानिशवराना इमदाद के हकूक़ का हिमायत हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करता है।
इससे माजी के कमजोर निजी इदारे मजबूत से मजबूत होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हुनर को अपनी तरफ मुतवक्कुर करते हैं और ये चीन का नंबर 1 शहर बन गया है जिसमें हारिस आबादी की सबसे ज़्यादा आमद है। शंजन को हाबों के शहर के नाम से जाना जाता है और चेन्नई में वाक़ ये यूथ हब नौजवानी हाबों की इंक्यूबेशन जगह बन गई है। पिछले तकरीबन 10 सालों में 1000 से ज़्यादा बहादुर कोशिशों का मुशाहिदा किया। नाकामी के बावजूद दोबारा कोशिश की हिम्मत रखते हैं। अपने हाब का तारुक करना कभी न छोड़ें तो हम भी आगे बढ़ेंगे हैं। 24 अक्टूबर 2018 को सदर शी जिनपिंग ने दूसरी बार चेन्नई का मुआयना किया और ज़ाती तौर पर यूथ टीम से मुलाकात की। उन्होंने नौजवानों को एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करने की तरकीब दी और ये वो जगह है जहां हाब पूरा होते हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। गुज़िश्ता 45 सालों में लातादार नौजवान ने अपनी जवानी वक्फ की है, खुद कामयाबियाँ हासिल की हैं और शंजन में एक के बाद एक मुआजिज़ा पैदा किया है। ताहम इसराहत और खुलेपन का तारुक सिर्फ शंजन नहीं है। सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि मज़ीद अमली और एहतिराकी इसराहाती इक़दामात किए जाएँ और ज़्यादा काबिल अमल और फ़रोग़ देने के काबिल तजर्बात तलाश किए जाएँ। बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर, ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया और आला सदर की कामयाबियाँ के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन में बड़ा किरदार अदा किए जाएँ। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jnnhd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।